हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स फायर। तो आज हम लोग अपना जो ये चैप्टर है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसका हमने एक लेक्चर ले लिया था। तो आगे हम आज के लेक्चर में जहाँ से ख़त्म हुआ था उसके जस्ट आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये है 5.2। तो व्हाट इज़ द सेल मेड अप ऑफ। सेल किन चीज़ों से मिलके बना होता है और व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। सेल का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। वी सॉ अबव दैट द सेल हैज़ द स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। मतलब कि हमने देखा पहले चीज़ों को कि सेल जो है किन कंपोनेंट से मिलके बना होता है, स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं और उन्हें हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। यानी कि सेल के अंदर जैसे न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी। तो ये जो चीज़ें हैं सेल के अंदर, ये सेल की ऑर्गेनेल्स हैं। जैसे हमारी बॉडी में भी तो ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे लंग्स, हार्ट, किडनी, ये सब हमारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। तो वैसे सेल के भी कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, मतलब कि न्यूक्लियस हो गया और क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। तो इनके बारे में हम देखेंगे और कैसे ये ऑर्गेनाइज होते हैं सेल के अंदर, वो चीज़ें देखेंगे, ठीक है। If we study a cell under a microscope, we would come across the three feature in almost every cell. अगर हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कुछ फीचर्स हैं जो मतलब ज़्यादातर सेल्स में दिखते हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और हमारा साइटोप्लाज्म, ये हमें ऑलमोस्ट एवरी सेल में देखने को मिलता है। तो all activities inside the cell and the interaction of the cell with its environment are possible due to these features। मतलब कि जो हमारी सेल है वो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करती है, तो वो मतलब किसकी वजह से पॉसिबल हो पाता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर और साइटोप्लाज्म की हेल्प से पॉसिबल हो पाता है। अगर हम देखें सेल का स्ट्रक्चर, देखो अगर ये सेल है तो सेल के अंदर कंपोनेंट्स होते हैं ना, जैसे कि ये न्यूक्लियस हो गया और ये हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे अटैच है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी बॉडी है और क्लोरोप्लास्ट है। तो ये जो सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स जो होती हैं, वो जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, ये जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इससे इंटरेक्शन करती हैं और ये इंटरेक्शन करने में ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है, ठीक है। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी सेलेक्टिव परमिएबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिव परमिएबल होती है, जो सेलेक्टेड चीज़ों को अंदर आने या जाने देती है। अगर जिन चीज़ों को सेल की ज़रूरत है उन्हें आने देगी और जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है उन्हें नहीं आने देगी। तो हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिव परमिएबल होती है, सेलेक्टेड चीज़ों को आने देती है, ठीक है। तो ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो हैं वो हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन करते हैं। तो अब हम फर्स्ट टॉपिक अपना देखेंगे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। और ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, जो दैट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब कि सेल का जो कंटेंट है उसको और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कंटेंट से सेपरेट करती है। जैसे हमारी बॉडी में स्किन होती है, तो स्किन हमारे जो सेल, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी चीज़ें हैं उन्हें इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। तो सेम उसी तरह होता है, सेल जो है वो सेल के जो अंदर का कंपोनेंट है उसके अंदर को सेपरेट करता है हमारा सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ और परमिट the entry and exist of some material in and out of the cell। यानी कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये अलाउ करता है कि मतलब चीज़ें अंदर जा सकती हैं या फिर बाहर निकल सकती हैं सेल से, ठीक है। इट ऑल्सो प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल। ये मतलब कुछ चीज़ों का मूवमेंट जो है वो प्रिवेंट करता है, यानी कि नहीं जाने देता। जिन चीज़ों की ज़रूरत सेल को नहीं होती है उन चीज़ों को हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर जाने नहीं देता है, ठीक है। The cell membrane therefore is called a selective permeable membrane। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। सेलेक्टिव परमिएबल मीन्स क्या होता है कि ये सेलेक्टेड चीज़ों को ही जाने देता है। तो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन है वो हमारा सेलेक्टिव परमिएबल है,
सेलेक्टेड चीज़ों को ही अंदर आने या फिर बाहर निकलने देता है। ठीक है, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस टेक्स प्लेस इनटू द सेल, सेल में कैसे ये मूवमेंट का जो है मूवमेंट होता है इन सबस्टेंस का। हाउ डू सबस्टेंस मूव आउट ऑफ द सेल, और जो सबस्टेंस होते हैं ये सेल से बाहर कैसे निकलते हैं। तो देखो सम सबस्टेंस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है, या फिर ऑक्सीजन, वो जो है कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन से मूव कर सकते हैं बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूज़न। ठीक, तो डिफ्यूज़न की प्रोसेस से ये CO2 अंदर और बाहर मूव कर सकते हैं। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न इन अर्लियर क्लासेस, मतलब कि अर्लियर चैप्टर में, पहले के चैप्टर्स में हमने डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस इनके बारे में पढ़ा हुआ है। तो डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न में चीज़ें अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। जैसे ये देखो, ये है पहले हम लोग डिफ्यूज़न देखते हैं। डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस, ये किसी भी मॉलिक्यूल्स का हो सकता है और ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। यानी कि चीज़ें जहाँ पे ज़्यादा होंगी वो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करती है। मान लो अगर ये कोई मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल है और इधर 1 मॉलिक्यूल है, तो चीज़ें कहाँ से कहाँ पे जाएंगी, ये हाई से लो की तरफ जाती हैं और लो से हाई की तरफ नहीं आती हैं। अगर कोई चीज़ जहाँ पे ज़्यादा है वो ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है। तो ये हुआ हमारा डिफ्यूज़न। और ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूज़न होता है। इट इज़ द टाइप ऑफ डिफ्यूज़न। ठीक है, ये भी एक तरह का डिफ्यूज़न ही है। जैसे डिफ्यूज़न है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी मॉलिक्यूल्स का हो रहा है, लेकिन जो ऑस्मोसिस है वो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का होता है। अगर सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हम ऐसे वाले डिफ्यूज़न को ऑस्मोसिस बोलते हैं। अगर सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है तो ऐसे मूवमेंट को हम ऑस्मोसिस नाम देते हैं। मतलब ये डिफ्यूज़न ही है। अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का बात हो रहा है तो वहाँ पे इसे हम ऑस्मोसिस बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, एक सेकेंड। देखो, तो जैसे सब सबस्टेंस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, ये सेल मेम्ब्रेन से मूव कर जाती है डिफ्यूज़न की प्रोसेस से, यानी कि कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। जो चीज़ जहाँ पे ज़्यादा है वो लो की तरफ मूव करेगा। वी हैव स्टडीड द प्रोसेस ऑफ ये हो गया। वी saw that there is a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to region where its concentration is low। देखो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है कि अपने आप, स्पॉन्टेनियस मतलब कि अपने आप जो चीज़ें अपने आप मूव करती हैं उसे स्पॉन्टेनियस वर्ड यूज़ करते हैं। तो जो चीज़ ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो रहा है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, वही चीज़ दिया है कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट हो रहा है सबस्टेंस का हाई कंसंट्रेशन से उसके लो कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन द सेल्स, कुछ इसी तरह का हमारे सेल्स में ही होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सम सबस्टेंस लाइक द CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो सेलुलर वेस्ट है, मतलब कि सेल का वेस्ट है जिसे रिमूव करना ज़रूरी होता है, तो एक्यूमुलेट इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। अगर इसे मतलब कि एक्सक्रीट आउट नहीं किया जाएगा तो ये सेल के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ठीक है, जैसे इधर देखो, ये मान लो हमारा कोई सेल है, सेल के अंदर जब रेस्पिरेशन होता है तो उस टाइम पे हमारा CO2 रिलीज़ होता है। CO2 जो गैस होती है वो रेस्पिरेशन के टाइम पे रिलीज़ हो, रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जब एनर्जी बनती है। ठीक है, एनर्जी बनती है तो उस टाइम पे रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन होगा तभी एनर्जी बनेगी। तो जब रेस्पिरेशन होता है तो सेल जो है वो ऑक्सीजन का यूज़ करती है। रेस्पिरेशन के टाइम पे सेल यूज़ ऑक्सीजन,
और रेस्पिरेशन के टाइम पे सेल जो है रिलीज़ करती है CO2 को। जो CO2 है ये हमारा वेस्ट मटेरियल है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, जैसे रेस्पिरेशन के टाइम पे सेल ने CO2 रिलीज़ किया तो सेल के अंदर CO2 बहुत ज़्यादा है, CO2 का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इस CO2 को हमें बाहर रिमूव करना होता है। अगर सेल के अंदर CO2 ज़्यादा हो जाएगा तो टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, तो ये CO2 जो है वो हमारा हार्मफुल सब्सटेंस भी होता है, तो इस CO2 को रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो ये सिंपल डिफ्यूज़न के बेस पे बाहर रिमूव होता है कि क्योंकि CO2 जो है वो अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है, तो इस बेस पे ये बाहर रिलीज़ हो जाता है। और रेस्पिरेशन के टाइम पे सेल हमारा ऑक्सीजन यूज़ करती है, तो जब बाहर जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादा है और अंदर ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन जो है अंदर मूव करेगी, क्योंकि बार बार बाहर से ऑक्सीजन अंदर जो सप्लाई किया जा रहा है वो ऑक्सीजन सेल तो बार बार यूज़ कर ले रही है, तो अंदर जो है ऑक्सीजन बार बार ख़त्म हो जा रहा है, तो बाहर से अंदर ऑक्सीजन को देना पड़ेगा। ये भी जो है ऑक्सीजन का जो मूवमेंट हो रहा है वो भी और जो CO2 का मूवमेंट हो रहा है वो भी दोनों कंसंट्रेशन के बेस पे हो रहे हैं, यानी कि जो चीज़ें जहाँ ज़्यादा हैं ज़्यादा से वो कम की तरफ मूव कर रही हैं। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में सेल्स जो है वो ऑक्सीजन का यूज़ कर लेती हैं, तो सेल के अंदर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है तो बाहर से ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। और रेस्पिरेशन के टाइम पे सेल्स जो है वो CO2 प्रोड्यूस करती हैं जो उनका वेस्ट मटेरियल है, तो सेल के अंदर CO2 बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उन्हें बाहर रिमूव किया जाता है। तो सेम ऐसा होता है कि सेल है, सेल के अंदर ऑक्सीजन जाती है और CO2 रिलीज़ होती है बाहर, ठीक। अब देखो, हाँ, ये मेनली कंसंट्रेशन पे होता है, मतलब जो चीज़ ज़्यादा है वो अंदर मूव करेगी, बाहर ज़्यादा है तो अंदर मूव करेगी, और जो चीज़ अंदर ज़्यादा है तो वो बाहर मूव करती है। इन द सेल external environment the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell। वही चीज़ है, मतलब कि जो सेल है और जो आउटसाइड इन्वायरमेंट है यहाँ CO2 जो है कम है, तो ये एक सेकेंड, ये सेल है, सेल में CO2 बाहर कम है, ठीक है, और यहाँ पे ज़्यादा है तो ये बाहर मूव करेगी, और ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है तो ये अंदर मूव करेगी, ठीक। द सेल एक्सटर्नल द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज लो टू दैट इनसाइड द सेल, मतलब कि अंदर जो है वो CO2 ज़्यादा है बाहर कम है तो वो बाहर मूव करेगी। As soon as there is a difference of the concentration of CO2 inside and outside of the cell, CO2 का जो डिफरेंस है वो इनसाइड और आउटसाइड, मतलब डिफरेंस है उसी की वजह से ये मूवमेंट हो रही है। CO2 मूव आउट ऑफ द सेल, CO2 जो है सेल से बाहर मूव करेगी फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। यहाँ CO2 ज़्यादा था तो हाई कंसंट्रेशन से अपने लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। सिमिलरली ऑक्सीजन इंटर द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, और उसी तरह से जो हमारा ऑक्सीजन है वो भी डिफ्यूज़न की प्रोसेस से ही मूव करेगा, यानी कि ऑक्सीजन भी हाई से लो की तरफ मूव करेगा। ऑक्सीजन जो है बाहर इन्वायरमेंट में ज़्यादा है तो वो अंदर की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो द लेवल और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड द सेल डिक्रीज, सेल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है क्योंकि सेल उसका यूज़ करती हैं, तो फिर बाहर से सप्लाई होती है अंदर को, ठीक है। दस डिफ्यूजन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो डिफ्यूज़न है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैसेस के एक्सचेंज में, जैसे ऑक्सीजन जो है वो अंदर जा रहा है और CO2 जो है वो बाहर आ रहा है, तो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, इसी को बोलते हैं गैसेस का एक्सचेंज। जो चीज़ जहाँ ज़्यादा है ज़्यादा से कम की तरफ जा रही है, CO2 अंदर ज़्यादा है तो ज़्यादा से ये कम की तरफ आ रही है, ठीक है। तो मेनली ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि जो चीज़ जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ से वो मूव करेगी कम की तरफ। और सेम उसी तरह से हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो भी लॉ ऑफ डिफ्यूज़न को ही फॉलो करते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू सच अ सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। हमने अभी देखा था कि अगर ये बात वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर आ जाती है तो उसे हम ऑस्मोसिस बोलने लगते हैं। इसमें भी जो इस ऑस्मोसिस में क्या होता है, इसमें भी हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूवमेंट होता है
और सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन से, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन से ही मूवमेंट होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का, तो उसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक, द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। मतलब कि ये जो वाटर का मूवमेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर और बाहर की तरफ, ये इस पर भी अफेक्ट होता है कि वहाँ पे कैसे सब्सटेंस डिजॉल्व है वाटर में। ठीक है, दस ऑस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ये ऑस्मोसिस जो है उसे डिफ्यूजन ही बोलते हैं, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स की बात है तो उसे ऑस्मोसिस बोलने लगते हैं। ठीक है, तो वाटर अक्रॉस द सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन टूवर्ड द हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो ये जो है वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो ये हम देखते हैं कुछ सोल्यूशन होते हैं जो हाइपरटोनिक होते हैं, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशंस होते हैं। पहले हम उनको देख लेते हैं, फिर हम यहाँ बुक में देखेंगे। ये देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ठीक है, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, इधर देखते हैं। ये हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन। हाइपो मीन्स होता है कम। ठीक है, तो कम क्या होता है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है। हाइपोटोनिक मीन्स जो सॉल्यूट है हमारा वो कम होता है। देखो, जो सॉल्यूशन होता है वो हमारा दो तरह का होता है। सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है, जैसे मान लो ये हो गया शुगर यानी कि चीनी या फिर सॉल्ट। तो शुगर या फिर सॉल्ट जो होता है वो हमारा सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सॉल्यूशन जो है दो चीज़ों से मिलके बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यानी ये ऐसे देखो कि जो शरबत बनता है, शरबत में पानी और चीनी होता है, तो जो चीनी है वो हमारा सॉल्यूट है और जो पानी है वो हमारा सॉल्वेंट है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है। हाइपो मतलब होता है कम, कम क्या चीज़ होगा, सॉल्यूट। ये सॉल्यूट, जो हाइपो और हाइपर की बात कर रहे हैं वो सॉल्यूट के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा। ये अगर मान लो ये कोई बीकर है और इसमें ये कोई सेल है, ये क्या है, ये सेल है, और यहाँ पे वाटर, ये सॉल्यूशन है हमारा। ठीक है, ये क्या है, सॉल्यूशन, और ये सेल है। सॉल्यूशन में जो है दो चीज़ें होंगी, एक तो सॉल्यूट होगा और एक हमारा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, तो जो सॉल्यूट है वो हाइपोटोनिक है यानी कि सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट का जो है कंसंट्रेशन वो कम है। ठीक है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है और जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा है, वाटर जो है वो ज़्यादा है। तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है यानी कि जो शुगर या फिर सॉल्ट है उसका कंसंट्रेशन कम है और वाटर ज़्यादा है। यहाँ पे मतलब ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, जो चीज़ ज़्यादा होता है वो अपने कम की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे वाटर ज़्यादा है तो वाटर यहाँ से यहाँ मूव करेगा। दूसरे पेन से बनाते हैं, ये देखो। चलो भैया, ये मान लो सेल है और ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे ढेर सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो वाटर जो है कम, यहाँ पे ज़्यादा है, ज़्यादा से ये कम की तरफ मूव करेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा सेल के अंदर, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं। जब सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स जाएंगे तो सेल हमारी ऐसे और बड़ी हो जाएगी, यानी कि सेल जो है वो हमारा स्वेल हो जाएगा। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में हमारा सेल स्वेल करता है। देखो कि जैसे ये एक बीकर है, बीकर में हमारा यहाँ वाटर मॉलिक्यूल मतलब कि सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। देखो यहाँ पे सॉल्यूट भी है, जो येलो से दिख रहा है ये हमारा सॉल्यूट है, और जो ब्लू कलर से है ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट यानी कि वाटर, वाटर यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और जो सॉल्यूट है वो बहुत कम है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा हैं तो वो अंदर मूव करेंगे, सेल के अंदर मूव करेंगे। ये हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में स्वेलिंग होती है, ठीक है, सेल जो है वो स्वेल कर जाती है। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं सॉल्वेंट के बारे में, नहीं जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है उसके बारे में, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपर मीन्स क्या होता है ज़्यादा, ठीक है। ये मान लो ये कोई बीकर है और ये कोई सेल है, ये क्या है सेल, और यहाँ पे सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में दोनों चीज़ें होंगी, सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, ठीक है। तो ये है हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स जो बहुत ज़्यादा हैं, और ये है हमारा सॉल्यूट। ठीक है, ये है हमारा सॉल्यूट और ये है सॉल्वेंट। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में ये किसके लिए बात हो रही है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन सॉल्यूट के लिए, यानी कि यहाँ जो है सॉल्यूट ज़्यादा है, तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, और सॉल्वेंट यानी कि वाटर जो है वो कम है। तो जो सॉल्वेंट है वो कम है, ठीक है, और सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पे वाटर कम है, तो वाटर कहाँ से कहाँ मूव करेगा, अंदर जो सेल के अंदर वाटर होगा वो बाहर मूव करेगा ना, क्योंकि वाटर बाहर कम है, सॉल्वेंट कम है, यानी कि वाटर कम है, तो यहाँ से ऐसे बाहर मूव करेगा। सेल के अंदर से वाटर जो है बाहर मूव करेगा, वाटर मूव आउटसाइड द सेल, यानी कि सेल से बाहर वाटर मूव करेगा, तो सेल क्या होगा श्रिंक कर जाएगा, सेल ऐसे सिकुड़ जाएगा, तो इसे बोलते हैं श्रिंक। सेल जो है हमारी श्रिंक कर जाती है। और एक होती है आइसोटोनिक सोल्यूशन, यानी कि ये बीकर है, ये सेल है, तो यहाँ पे जो सोल्यूशन होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट होगा यहाँ पे, और जो सेल के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा, तो वाटर जो है यहाँ भी मूव करेगा और यहाँ भी, तो दोनों में जो है वो कंसंट्रेशन सेम होगा, तो ऐसे सोल्यूशन को हम आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन, ठीक। अब हम बुक रीडिंग देखते हैं। देखो इफ द, ये हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बारे में है, यानी कि जहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ द हायर वाटर कंसंट्रेशन। देखो इसका फिगर देखते हैं, ये मान लो सेल है और ये जिस मीडियम में रखा है यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि वाटर ज़्यादा है और सॉल्यूट जो है वो कम है, तो वाटर जो है अंदर मूव करेगा, ठीक है। हायर वाटर कंसंट्रेशन देन द सेल के कंपेरिजन में जो बाहर है वहाँ वाटर ज़्यादा है और सेल में वाटर कम है, मीनिंग दैट द आउटसाइड द सोल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट। ये मतलब वाटर ज़्यादा होगा, अगर वाटर ज़्यादा होता है तो उस सोल्यूशन को डाइल्यूट सोल्यूशन बोलते हैं, और अगर सॉल्यूट ज़्यादा होता है तो ऐसे सोल्यूशन को कंसनट्रेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। तो अगर वाटर ज़्यादा है तो ऐसा सोल्यूशन हमारा बहुत ज़्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन है, ठीक है। और द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की प्रोसेस से वाटर अंदर जाएगी, ठीक है, और ऐसे में जो सेल है वो स्वेल कर जाएगा, ठीक। तो ये हमारा हाइपोटोनिक सोल्यूशन है। हाइपोटोनिक सोल्यूशन में
सेल जो है वो हमारी स्वेल कर जाती है। ठीक, अब देखते हैं वाटर मॉलिक्यूल आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव। देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो अंदर भी मूव कर रहा है और बाहर भी मूव करता है। ठीक है, तो ये दोनों साइड मूव करता है, लेकिन जो ज़्यादातर पानी है वो अंदर जा रहा है। तो जो नेट वो चीज़ आएगी, नेट मूवमेंट आएगा वो अंदर की तरफ आएगा। तो जिसकी वजह से रिजल्ट होता है कि वाटर इंटर द सेल, सेल अंदर जा रही है और जिसकी वजह से सेल स्वेल कर जाती है। ठीक, अब हाँ ये सेकंड देखते हैं। इफ़ द मीडियम है एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन, मतलब कि जो सेल जैसा सेल का कंसंट्रेशन है सेम ऐसा सोल्यूशन भी है, मतलब कि बाहर और अंदर दोनों कंसंट्रेशन सेम है, तो ये बाहर भी मूव करेगा वाटर और अंदर भी मूव करेगा, दोनों का कंसंट्रेशन सेम ही रहेगा। तो इफ़ द मीडियम एग्जैक्टली है द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, मतलब जैसा सेल का कंसंट्रेशन है वैसा वाटर बाहर भी मीडियम का है। देयर विल नो नेट मूवमेंट, मतलब मूवमेंट तो होगी पर नेट मूवमेंट कोई नहीं होगी ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की कोई नेट मूवमेंट नहीं होगी, तो ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, ये वाला आइसोटोनिक सॉल्यूशन है जहाँ पे सेल के अंदर जो कंसंट्रेशन हो और जो बाहर के साइड मूवमेंट हो, दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो, तो जो नेट मूवमेंट होगा वो मतलब सेम ही रहेगा, कोई नेट मूवमेंट नहीं होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन द बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग इज इन द सेम एज द अमाउंट ऑफ गोइंग आउट, मतलब कि वाटर दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अंदर और बाहर दोनों मूव कर रहा है, लेकिन उसका अमाउंट जो है वो सेम है। तो देयर इज़ अ नो ओवरऑल मूवमेंट, मतलब ओवरऑल कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। मूवमेंट तो होगी पर नेट ओवरऑल कोई मूवमेंट नहीं दिखेगी। अब थर्ड देखते हैं, इफ द मीडियम हैज़ द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, यानी कि ये मीडियम है, यहाँ पे वाटर है, ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे सॉल्यूट ज़्यादा है और वाटर कम है, तो वाटर जो है बाहर निकलेगा। ठीक है, तो वाटर देन इन द सेल, मतलब मीडियम जो है, ये मीडियम जो है वहाँ वाटर कम है और सेल के अंदर वाटर ज़्यादा है। ऐसे सॉल्यूशन को हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, और इस केस में जब सेल से वाटर बाहर निकल जाएगा तो सेल जो है वो हमारी श्रिंक कर जाती है, यानी कि ऐसे सिकुड़ जाती है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक, तो अगेन वाटर क्रॉसेस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, यहाँ पे भी जो सेल है वो बोथ डायरेक्शन में जा रही है, वाटर का जो मूवमेंट हो रहा है वो दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन जो यहाँ पे नेट मूवमेंट हो रहा है वो बाहर की तरफ हो रहा है। ठीक है, बोथ डायरेक्शन, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव द सेल, मतलब कि सेल से ज़्यादा पानी बाहर निकल रहा है। लीव मतलब होता है बाहर निकलना या फिर छोड़ना, तो ठीक है, मोर वाटर बाहर निकल रहा है सेल से। ठीक, तो देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, सेल यहाँ पे श्रिंक हो जाती है। दस ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूज़न, जो डिफ्यूज़न का ही एक टाइप होता है ऑस्मोसिस। जब वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए बात करते हैं तो वो ऑस्मोसिस बोलते हैं उसे। तो ऑस्मोसिस जो है वो डिफ्यूज़न का ही स्पेशल केस है, जो होता है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन में, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटीज़ हम लोगों की हो गई। ये जो एक्टिविटीज़ 5.3 5.4 है, ये सारी एक्टिविटीज़ हम लोग एक साथ देख लेंगे। ठीक है, अभी पहले बुक देखते हैं कि यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे बोलते हैं? सिंगल सेल, जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया, ये सब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सिंगल सेल के बने होते हैं। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, और फिर ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो वाटर को कैसे लेते हैं? ऑस्मोसिस के थ्रू, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। देखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द प्लांट रूट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। जो प्लांट की रूट होती हैं, ये कोई प्लांट है, इसकी रूट जो है वो वाटर कैसे लेती हैं? ये भी ऑस्मोसिस के थ्रू लेती हैं। यानी कि ये जो सॉयल है, यहाँ पे वाटर का लेवल बहुत ज़्यादा है और प्लांट में वाटर कम रहता है, तो वाटर यहाँ से यहाँ मूव करता है,
ये भी जो है वो ऑस्मोसिस के थ्रू यानी कि हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ ही मूवमेंट होता है। दस डिफ्यूज़न इज इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ वाटर इन द लाइफ ऑफ सेल। मतलब कि ये जो डिफ्यूज़न है, डिफ्यूज़न क्योंकि ऑस्मोसिस जो है वो एक तरह का डिफ्यूज़न है, इसलिए डिफ्यूज़न बोल रहा है कि डिफ्यूज़न जो होता है वो गैसेस और फिर वाटर के एक्सचेंज में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे सेल के अंदर डिफ्यूज़न जो होता है वो वाटर और गैसेस के एक्सचेंज में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन एडिशन टू दिस द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। और जो सेल है वो इन्वायरमेंट से न्यूट्रिशन जो है वो ऑब्टेन करता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग द यूज़ ऑफ एनर्जी। और कुछ मूवमेंट होता है जिसमें सेल भी उस चीज़ का यूज़ करता है। कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे देखो ये हम लोग देखते हैं कि सबस्टेंस का ट्रांसपोर्ट जो है वो कैसे होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टेंस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक होता है हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट ये जो हम लोगों ने पढ़ा ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के बारे में, वो पैसिव में आ जाता है। ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न जो है वो हमारे पैसिव ट्रांसपोर्ट में आ जाते हैं। इसमें जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए बात करते हैं और इसमें कोई भी सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पैसिव जो ट्रांसपोर्ट होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ मूव होता है। मतलब जो चीज़ ज़्यादा होगी वो अपने लो की तरफ मूव करेगी। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जो चीज़ कम होती है वो हाई की तरफ मूव करती है। तो जो लो है वो हाई की तरफ कैसे मूव करेगा, तो ये वाली जो प्रोसेस होती है इसमें एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि एनर्जी की। एटीपी क्या है, वो एनर्जी है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तभी चीज़ें अपनी लो से हाई की तरफ मूव करती है। इसमें किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, चीज़ें हाई से लो अपने आप मूव कर जाती हैं। लेकिन जब लो से हाई की तरफ जाना होता है तो वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो इसी चीज़ के बारे में यहाँ बोल रहा है। ये देखो कि जो है कि मॉलिक्यूल्स को इन एंड आउट सेल से जाने के लिए एक मतलब अलग तरह के ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये जो हम लोग ये सब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बोल रहे हैं, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है हमारी वो फ्लैक्सिबल होती है, यानी कि मुड़ सकती है, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन्स की। जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए साइंटिस्ट थे सिंगर एंड निकोलसन, दो साइंटिस्ट थे, सिंगर एंड निकोलसन। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने एक मॉडल दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए इन्होंने दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसमें क्या था कि इन्होंने बताया था कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, प्रोटीन और लिपिड। तो जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलके बनी होती है, ठीक है। However, we can observe the structure of the plasma membrane only through a electron microscope। और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसे देख सकते हैं। द फ्लैक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो इनेबल, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये एक ही चीज़ है। ऑल्सो इनेबल द सेल टू इनगल्फ इन द फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो इसकी फ्लैक्सिबिलिटी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसकी वजह से ये फूड या फिर अदर मटेरियल को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ले सकता है। तो इसमें जो होता है वो इंडोसाइटोसिस करता है, यानी कि सेल जो है कुछ चीज़ें ले रहा है, तो उसे बोलते हैं इंडोसाइटोसिस। ऐसे प्रोसेस को इंडोसाइटोसिस बोलते हैं। ऐसा अमीबा भी करता है। अमीबा में जैसे देखा होगा कि ये अमीबा का शेप होता है, कैसा भी शेप होता है, जब ये फूड पार्टिकल को देखता है
तो ये अपना स्ट्रक्चर ऐसे इस तरीके से बना लेता है, ठीक है। और फूड को ये ऐसे धीरे धीरे करके वो अपनी बॉडी के अंदर डाल लेता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंडोसाइटोसिस, ठीक है। तो ये जैसे अमीबा इंडोसाइटोसिस करता है, फूड को लेता है, उसी तरीके से सेल भी इंडोसाइटोसिस करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है फूड देखता है, तो वो इंडोसाइटोसिस करके फूड को ले लेता है। अब हम लोग सेल वॉल देखते हैं। सेल वॉल क्या होती है? देखो जैसे हम लोगों ने अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है किसी भी सेल की, जो सबसे आउटर लेयर होती है। ये अगर कोई सेल है तो सेल की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी वो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो ये बात है एनिमल के लिए, लेकिन जो प्लांट सेल होती हैं ये एनिमल सेल के लिए है, ठीक है। जो हमारी प्लांट सेल होती हैं उन्हें एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत रहती है। जैसे हम लोग की स्किन देखो स्मूथ है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो सेल्स हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनी है। लेकिन जो प्लांट सेल होती हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई होती हैं, तो उनमें जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होता ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, इसके आउटर एक और कवरिंग होती है प्लांट सेल के ऊपर, जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। तो सेल वॉल हमारे सारे ऑर्गेनिज्म में नहीं होती। आउटर मोस्ट मानना होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही मानेंगे, लेकिन अगर प्लांट सेल की बात आ गई तो सेल वॉल जो है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ठीक है। तो प्लांट सेल के लिए सेल वॉल आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। और सेल वॉल जो है प्लांट सेल में, प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है। प्लांट सेल की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट बात करें। प्लांट सेल की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड, रिजिड मतलब टफ, टफ जो कवरिंग होती है, आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। मतलब कि प्लांट सेल जो होता है उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। तो द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल वॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर ये होगा सेल वॉल। ये हमारी सेल वॉल है और इसके अंदर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल होती है, किस में होता है? सेल वॉल जो है प्लांट सेल और बैक्टीरिया के भी सेल में सेल वॉल होती है, और फंजाई के भी सेल में सेल वॉल होती है, ठीक है। प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, और फंजाई की जो है वो काइटिन की बनी होती है। तो जो प्लांट में जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा एक रिजिड आउटर कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल बोलते हैं। सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ सेलुलोज। देखो बोला है कि जो प्लांट की सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सबस्टेंस होता है, ठीक है। एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट, प्लांट को जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ताकत प्रोवाइड करता है ये सेलुलोज। जो सेल वॉल है सेलुलोज की वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। When a living plant cell loses water through osmosis, there is a shrinkage or contraction of the content of the cell away from the cell wall। मतलब कि अगर कोई भी प्लांट सेल है, अगर वो वाटर को लॉस करेगा ऑस्मोसिस के थ्रू, तो सेल जो है वो श्रिंक कर जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा सेल के कंटेंट्स का सेल फ्रॉम द सेल वॉल। इस फिनोमिनन को हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। प्लाज्मोलिसिस में देखो क्या होता है कि ये मान लो ये हमारा सेल वॉल है, ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो जो सेल जब इसका जो प्लाज्मोलिसिस होता है तो सेल का श्रिंकेज हो जाता है, तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो श्रिंक कर जाती है, लेकिन सेल वॉल जो है उसका वहीं वो रहता है, उसमें श्रिंकेज नहीं होती क्योंकि ये रिजिड स्ट्रक्चर है। तो सेल वॉल अपनी जगह पे होगी और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा सिकुड़ जाता है। तो इस वाले फिनोमिनन को हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये जो है प्लाज्मोलिसिस हो रही है, ठीक है। द फिनोमिनन इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिनन परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। इन एक्टिविटीज़ से हम आगे देखेंगे कि प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। देखो एक बार फिर से समझा देते हैं।
ये देखो, जैसे ये मान लो ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये है हमारा सेल वॉल, ठीक। तो सेल वॉल जो है वो बाहर है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस है। बस बताएं, मतलब और भी सारे सेल्स ऑर्गेनल्स हैं। अगर हम इसको हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, हाइपरटोनिक मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और वाटर कम है। सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा है और सॉल्वेंट यानी कि वाटर जो है वो कम है। तो यहाँ होगी प्लाज्मोलिसिस, यानी कि ये जो सेल वॉल है वो उसका लेवल वही रहेगा, मतलब जहाँ सेल वॉल है वहीं पे रहेगा, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये ऐसे सिकुड़ जाती है, श्रिंक कर जाती है। ये न्यूक्लियस है, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो श्रिंक कर गई, तो इसी प्रोसेस को हम प्लाज्मोलिसिस बोलते हैं। ठीक, और देखो ये पिछले एक्टिविटी में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये देखो, इट अपीयर दैट ओनली लिविंग सेल, और ये जो प्लाज्मोलिसिस की प्रोसेस है ये सिर्फ लिविंग सेल में होती है, एंड नॉट डेड सेल आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर बाय द ऑस्मोसिस। अगर कोई डेड सेल होंगी तो वो वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी ऑस्मोसिस से, ठीक है, मतलब ऑस्मोसिस डिफ्यूजन किसी से भी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगी। सेल वॉल परमिट द सेल ऑफ द प्लांट, सेल वॉल जो होती है वो प्लांट के सेल में सेल वॉल होती है, फंजाई के सेल वॉल में होती है, और बैक्टीरिया के। देखो, प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है और फंजाई की काइटिन की, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की। ठीक, टू विथस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट द ब्रस्टिंग, ठीक, ताकि ये ब्रस्ट ना कर पाए, इसलिए ये सेल वॉल होती हैं इन्हें बचाने के लिए। ठीक है, इन सच मीडिया द सेल टेंड टू द टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस के थ्रू ये वाटर लेती हैं और स्वेल कर जाती हैं, बिल्डिंग अप द प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, और सेल वॉल पे प्रेशर लगाती हैं। जब ये वाटर इंटर करेगा तो ये यहाँ पे प्रेशर लगेगा सेल वॉल पे, ये सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो सेल वॉल पे प्रेशर लगता है। द वॉल एक्सर्ट द इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वैलन सेल, और जो है ये जो सेल वॉल है वो भी इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करती है बिकॉज ऑफ देयर वॉल। सच सेल कैन विथस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल, और जो ये जो सेल्स होती हैं वो मतलब इन्वायरमेंट में ज़्यादा अगर चेंजेस होंगी, ज़्यादा ख़राब कंडीशंस आएंगी तो ये सेल्स ज़्यादा टाइम तक रह सकती हैं इन कंपेरिजन टू एनिमल सेल। मतलब ये जो सेल वॉल होता है ये इन्हें बचाने का काम करता है, ठीक है, ये रिजिड स्ट्रक्चर होता है ताकि मतलब ज़्यादा मतलब जितना ज़्यादा चेंजेस हो इन्वायरमेंट में उन सबको झेल सकें, ठीक है, इसलिए इनमें होता है ये जो है ज़्यादा ग्रेटर चेंजेस को झेल सके, इसलिए इनमें सेल वॉल होता है। जैसे कि जो बैक्टीरिया होती है, फंगस होते हैं और प्लांट होते हैं, जब कोई अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये कहीं मूव करके जा नहीं सकते हैं, मतलब ये जो प्लांट है वो हमारा मूव तो करता नहीं है, तो मूव करके कहीं जा नहीं सकता, तो इसलिए इनमें सेल वॉल होती हैं ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन को झेल सके। और एनिमल सेल हैं तो एनिमल्स तो मान लो पेड़ के बहुत सारे एनिमल्स जो होते हैं, जो एनिमल जंगल में रहते हैं वो पेड़ के नीचे जा सकते हैं, भाग सकते हैं, बारिश वारिश आई तो भाग जाएंगे, और हम लोग हैं तो घरों में रह लेते हैं, लेकिन प्लांट्स तो ऐसा कर नहीं पाते हैं, तो उनमें इसी चीज़ से बचाव के लिए इनमें सेल वॉल होता है, ठीक है। तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, फंगस की काइटिन की, और बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। तो ये जो नेक्स्ट है न्यूक्लियस के बारे में, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। आज यहीं तक।